अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 2026 का मॉडल पेपर है, जो कि आपके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने रिलीज़ किया है। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो जूलॉजी का पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर की क्लास का पेपर हम सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई बहुत ही आसान और बेहद आसान इन्होंने बनाया है फर्स्ट ईयर जूलॉजी का पेपर। और देखा जाए तकरीबन चीज़ें सेम है, लेकिन जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताता चलूँगा कि ना इसके अंदर में क्या क्या किस तरीके से आपने पेपर सॉल्व करना है। इस तरह से आपकी आइडिया हो जाएगा कि 2026 के अंदर जो आप पेपर देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का वो किस तरीके से सॉल्व होगा। इसी तरीके से हमारा जो है फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर बॉटनी का भी वीडियो बनेगी, जूलॉजी के सेकंड ईयर की वीडियो बनेगी और जूलॉजी के सेकंड ईयर के बॉटनी की भी आपके पेपर की वीडियो बनेगी, जो कि हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही आसान है अगर देखा जाए। रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सीवेज बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है और बायोलॉजी के चैप्टर के अंदर मौजूद है। जो जूलॉजी का था, आप इससे कह सकते हैं कि या तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है या आप टर्शरी ट्रीटमेंट कहते हैं, लेकिन ये कौन सा होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ओके हो गया। सेकंड सवाल पे आ जाते हैं एमसीक्यू। देखें, आपका जो ओवरऑल पेपर की जो टाइमिंग है वो इस दफ़ा दी हुई है, यानी 15 मिनट के अंदर एमसीक्यूज करने। 15 मिनट के अंदर से आपका 15 मिनट से भी पहले एमसीक्यूज हो जाएंगे आराम से, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो। वरना फिर आप 15 मिनट नहीं 20 मिनट भी लेंगे, 30 मिनट लेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले एमसीक्यूज इतना आसान था कि आपकी आसानी से सेकेंडरी भी ट्रीटमेंट में सेलेक्ट करना है। सिंपल वर्डिंग के मुताबिक दी हुई है। फंजाई डेट गिव पफ अपीयरेंस टू डव स्कॉल्टा इक्वल्स। वेरी सिंपल है मेरे भाई, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। आपने बायोएनर्जेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, आपने इसको मुख्य चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। आपने बैक्टीरियल जो आपका प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर में से सवाल आया है। फॉर एम्पलीफाइंग स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट, हम डीएनए एम्पलीफाइंग डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसका हम डीएनए कॉपीज बना रहे होते हैं। उस डीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज बना रहे होते हैं, क्लोनिंग कर रहे होते हैं, और पीसीआर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, और ये हम पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बहुत ही आसान। देखिए, आपके 3 सवाल तो ऐसे ही हो गए सॉल्व। आगे चलें। जीन इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टेक्निक इज टू। अब यहाँ पे देख लेते हैं। डिफाइन द जीन वेरिएशन, डिफाइन द जीन डिसऑर्डर। अच्छा, देखा जाए तो सारे ही लग रहे हैं इसके अंदर। यूज ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, सिग्निफिकेंट ऑफ दिस टेक्निक, सबसे ज़्यादा हम क्यों उसको यूज़ कर रहे होते हैं। स्टडी द जीन एक्सप्रेशन एंड जीन वेरिएशन, सीक्वेंस ऑफ डीएनए सही रहेगा इस पर आंसर। वैसे देखा जाए, अब ये था मोस्ट सूटेबल आंसर। इस पर मोस्ट सूटेबल क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज़ हुआ था। वैसे तो चारों इसके पर्पस हैं, लेकिन जो हम मेन पर्पस होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए देखते हैं। जब हम सीक्वेंस, अब कैसे पता चला कि इन 3 को हमने रिजेक्ट करना पड़ा, इसकी वजह क्या थी? लॉजिक ये थी कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ डीएनए को देखेंगे तो हम आइडेंटिफाइड जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। अगर हमें डीएनए का सीक्वेंस ही नहीं मालूम होगा तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर? अगर हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंसुलिन है, उसकी हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है कि इंसुलिन की ये जो है डीएनए सीक्वेंस होती है। अब हम इससे तमाम तर आने वाले पेशेंट्स जो कि इंसुलिन डिफेक्टेड होंगे या उनके अंदर इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम वहाँ से पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस है ये उससे मैच नहीं कर रहा, आइडेंटिफाई जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। अगर हमें कोई वेरिएशन चाहिए डीएनए सीक्वेंस जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाएगी कि ये जीन इससे अलग है, क्योंकि हम सीक्वेंस रीड कर चुके हैं। इंसुलिन का अलग होगा, आपका थायराइड का अलग होगा, मतलब स्किन का अलग होगा डीएनए। इसी तरीके से सेल्स के अलग होंगे और हेयर का अलग होगा। प्रोटीन सामने सारी पड़ी हुई हैं, तो इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि वेरिएशंस हैं जब हम डीएनए सीक्वेंसेस को पढ़ेंगे करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेंसिक स्टडी जीन एक्सप्रेशन किस तरह से एक्सप्रेस हो रही है, तो हम डीएनए जब सीक्वेंस को स्टडी करेंगे तो एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी क्योंकि किस तरह एक्सप्रेस होती है। तो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा डीएनए सीक्वेंस। इससे हमारे तीनों ऑप्शंस जो हैं करेक्ट किए जा सकते हैं कि ये अच्छा, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होता तो आप ऑल ऑफ दिस पे करेक्ट करेंगे, लेकिन ऑल ऑफ दिस नहीं है क्योंकि सूटेबल पूछा गया है, तो आपने इसके जरिए आप इन 3 को जो है जान सकते हैं, तभी इसका डीएनए सीक्वेंस होगा। तो याद रहे कि देखा जाए तो चारों सही थे, लेकिन मोस्ट सुटेबल करना था, तो यहाँ पे थोड़ी सा मैंने लॉजिक लगानी है, देखना है कि बाकी क्यों हमें रिजेक्ट करने पड़ रहे हैं। आ जाए। आपका जो 5 वाला है वो कह रहा है जीनोम में आर यूजफुल फॉर, ये भी होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होगा, या आप इसे डीएनए के अंदर जो हम क्रोमोसोम इनहेरिटेंस था वहाँ पे भी आप देखते हुए आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द जीन आफ्टर विद स्पेसिफिक डिजीज, डीएनए मैथनिक पैटर्न्स क्रिएटिंग जेनेटिक मॉडिफाइड इंटरेक्शन, डिटेक्टिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। आपने इस पे जाना है क्योंकि जब आप ये करेंगे बिल्कुल उसी तरीके का 4 वाले की तरह है। एंड जीन एक्सप्रेशन स्पेसिफिक डिजीज, जब हम इनसे हमें
जीनोमिक मैप जब हम सीक्वेंस मालूम कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ना ये जीन के अंदर कोई ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से ये डिफेक्टेड है। जो जो आपका मैप है पूरा एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है आपका जीनोम मैप, CMOP जिसे हम कहते हैं, तो वो उससे पता चल जाता है कि ये सही नहीं है इसीलिए। वरना तो हम यही कहेंगे कि ना इस पेशेंट के अंदर तो ऐसा जीन है तो उसके अंदर दूसरा है, तो मालूम कैसे हो। तो एक जो जो आप ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड आपका मैप है उसके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ना इस पेशेंट को अंदर कोई डिजीज़ है। नेक्स्ट आता है सिर्फ द सिग्नल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्टडी। नहीं भाई, डायग्नोस डिजीज होती हैं। सही है, ये आपका होगा आंसर। सिंपल है। इन द प्लांट और सोर्स ऑफ कार्बन कार्बन साइकिल क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट द सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कार्बन साइकिल कौन सा है? फॉसिल फ्यूल आपका जो सोर्स ऑफ कार्बन। अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, फॉसिल फ्यूल नहीं होगा, कार्बन और एटमॉस्फेरिक होगा। ये तो रिजेक्ट हो गए थे, तो आपका क्या बच गया? एटमॉस्फेरिक हो गया। और एटमॉस्फेरिक में सारी चीज़ आ जाएंगी। द पायनियर इन आवर सक्सेशन इज, ये आप लोग बुक के अंदर देख लेना, इसका आंसर उसमें से होगा। नेक्स्ट पे आ जाएं, क्योंकि ये तो थोड़ी थ्योरी वाली चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लेकिन सपोर्ट फ्रॉम द बायोग्राफी कंप्यूटर एट्रोनॉमी, इसका होगा ये आंसर सी, यानी ABC होगा, यानी आपने कॉम्परेटिव एट्रोनॉमी पे जाना है। अच्छा, कनेक्टिंग लिंक है, इसका क्या आंसर होगा 10 का? रेप्टाइल एंड वेव, ये भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? ये आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे, आपका वेरिएशंस पढ़ रहे थे, और एनिमल के अंदर जो हमने पूरा पढ़ा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्हें डार्वेशन की थ्योरी जो सारी थी वहाँ पे। द जीन विच इंटरफेरेंस एंड मास मिनोफायर और नॉन लोकल जीन। अच्छा जी, बहुत ही आसान है। सेक्स विच इंटरफेयर एंड मास द जीनोफायर नॉन लोकल जीन, उसका आप कर सकते हैं स्पेटेटिक जीन। ओके। अब बॉय कलर ब्लाइंड विच कोल्ड द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर। मदर के अगर देखा जाए तो मदर से आया, यानी ब्लाइंड है। बॉय का है, यानी एक एक्स होगा और एक वाई होगा, यानी इसका आंसर होगा आपके पास सी, क्योंकि वाई तो मेन का हो गया और मदर का एक्स होता है, और मदर से है तो एन है क्योंकि डोमिनेंट है। अगर स्मॉल एन होता तो अच्छा, ये क्यों रिजेक्ट होगा? एक्स एक्स था क्योंकि बॉय है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बॉय है फीमेल नहीं है, एक्स फीमेल के लिए होता है। ये भी नहीं हो सकता। दो लॉजिक्स हैं, एक तो उसके अंदर डोमिनेंट रिसेसिव और फिर गर्ल के लिए हमारे पास बॉय का पूछा गया है। ये हमारा है आंसर। ये क्यों नहीं है? इसको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंट नहीं था। एक्स का ऊपर जो एन है, कर्व ब्लाइंड के लिए जो डिजीज़ आई है वो जो है कैपिटल एन होगी, यानी डोमिनेंट होना चाहिए, तो ये रिसेसिव में नहीं जाती। ओके, हो गया, एक्सप्रेस नहीं करेगी। आपको ये मालूम होगा, हम इनहेरिटेंस में ये पढ़ चुके हैं। द LI ऑफ ऑरिजिन इज लोकेटेड ऑन द, कहीं पे भी लोकेट हो सकती है मेरे भाई, ऑटोसोम या नहीं, सॉरी, XY क्रोमोसोम। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है फाउंड मोर देन 30। ये भी आपकी बुक का लाइन में लिखा हुआ है, लाइनिंग वर्ड हैं ये, अगर आपने बुक पढ़ी होगी सही से तो आपका ये भी हो जाएगा। प्लांट हैविंग स्टेम फ्लावर कैन परफॉर्म, यार ये आप लोग देख लेना इसका आंसर क्या होगा। अच्छा जी, नीचे आ जाए, प्रेजेंट RNA बट नॉट DNA। RNA कहाँ गया आपका? यूरोसिल, आंसर यूरोसिल है आपका। वेरी सिंपल है। DNA के अंदर 4 होती हैं, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एनिडीन, और RNA के अंदर थाइमिन की जगह क्या आती है? यूरोसिल आती है, तो थाइमिन नहीं होती, यूरोसिल होती है, तभी आंसर यूरोसिल है। RNA का पूछा गया है। अब आ जाओ आंसर सॉल्व करने हैं। रीजनिंग है आपके, नॉन रीजनिंग है, 8 करने हैं। सही है। 4 आपने 4 इसमें से करने हैं रीजनिंग, तो 4 नॉन रीजनिंग में से करने हैं। सही हो गया। वाई द सॉइल ड्रॉप स्प्रेड व्हेन ऑन सरफेस, टेंशन की वजह से, व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि सरफेस टेंशन होती है और वो इंटरमिक्स नहीं हो सकता। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की कंडीशन उसमें लगेगी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ सेल्स के अंदर। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, प्रोसेस ऑफ बॉडी कैविटी बर्ड सीडो कॉलम वाई। अगर आप इसे छोड़ भी दें क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर है, तो उतना नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, तो आपका पहला सवाल ये कर सकते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी का एक सवाल आएगा तो आप एक को यहाँ से स्केप कर सकते हैं। वैसे है ये भी आसान, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो कर लेगा उसको।
अच्छा, वाई इज इन्फ्लेमेशन नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू बॉडी, क्योंकि वो पेन करती है और डेथ प्रोसेस की तरफ ले जाती है। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी को सही नहीं होती, वो बाकी सेल्स होते हैं उनको स्ट्रेस में ले जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, रेडनेस होती है, और ब्लड की सर्कुलेशन में बहुत अफेक्ट आता है। ये भी आपको मालूम होगा, ये हम किसमें इम्यून्स के अंदर पढ़ चुके हैं। वाई क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम मोर बेनिफिशियल देन ओपन, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही आसान सवाल है, अगर कोई ये भी ना करना चाहे तो ये भी कर सकता है। इसके अंदर वेरी सिंपल है कि ना, इंटरमिक्स ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड से बचाता है। अगर ये इंटरमिक्स हो गया तो ब्लड प्योर नहीं होगा, ब्लड प्योर रहता है और सेपरेशन होती है, क्योंकि क्लोज के अंदर जो कि ह्यूमन के अंदर है उसके अंदर जो है इंटरमिक्स नहीं होता, ऑक्सीजन का अलग होता है, डीऑक्सीजन का अलग होता है, वो एक्सप्रेट आराम से हो सकता है। और जो कि आपकी पूरी बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, ये हम हार्ट सर्कुलेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। वाई द गैस्ट्रिक एसिड नॉट डैमेज आवर स्टोमक लाइनिंग, वाई डज गैस्ट्रिक एसिड नॉट डैमेज द स्टमक लाइनिंग, क्यों डैमेज नहीं करती? क्योंकि वहाँ पे आपके पास म्यूकस लेयर होती है, वो म्यूकस लेयर क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और वो यहाँ पे आपकी लेयर को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऐसा बफर के तौर पे काम करते हैं। हाउ डज पीएच अफेक्ट द एफएम एक्टिविटी, अगर पीएच ज़्यादा कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके अफेक्ट आएगा। एक नॉर्मल रेंज होगी जिसमें वो मिसाल के तौर पर अगर वो ऊपर से नीचे हो जाती है तो जाहिर सी बात है बहुत अफेक्ट आता है। ये आप इंसाइम्स के अंदर पढ़ चुके हो, बहुत ही आसान है, उस पैराग्राफ के अंदर ही लाइन्स लिखी हुई हैं, लेकिन लॉजिक बेस हैं तो खुद से भी आप लिख सकते हो। वाई डज फैट यील्ड मोर एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फैट की एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो है आपके नेचुरल होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि शुगर्स होती हैं, उसको फिर आपका दूसरी चीज़ों पे बहुत अफेक्ट आता है, CH होता है, लेकिन फैट के अंदर जो है आपके पास O भी होता है, ऑक्सीजन उनकी तादाद ज़्यादा होती है N की भी, तो ये आपने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है तभी। वाई डज द, या बायोमोलिकुल का सवाल आ गया, वाई डज द रेट ऑफ ब्रीडिंग इंक्रीज एक्सरसाइज रनिंग, क्योंकि ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसका भी पढ़ा हुआ है। नॉन रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर आ जाते फटाफट से, देखें जल्दी जल्दी करना है, आपका बहुत ही आसान पेपर है। देखा जाए कार्टिलेज एंड बॉनी फिश के बारे में डिफरेंशिएट्स लिख सकते हैं जो आपकी बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला मेंशन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या ये बता सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल हो गया, दो तो यहीं पे आपके हो जाएंगे। इसके अंदर आपने क्या करना है, डीएनए का डायग्राम बना दें और साथ में बता दें कि इसमें डबल हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डबल हेलिक्स होता है, किस हेलिक्स होता है, यूरोसिल थायमीन, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, वेरी सिंपल। डिफाइंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बता दें, उसके अंदर जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं उसके साथ आपने बताना होगा। राइट ऑन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बहुत ही आसान है, ये आपने डिजीज़ के बारे में बताना है, आपकी रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, आपने पूरा नोट्स पे लिख देना है जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ। डिफाइन लेकिन विद हेडिंग्स के साथ, ऐसा ना हो हमने पैराग्राफ छाप दिया। देखें जितना हेडिंग और पॉइंट्स में आप बात करेंगे उतना अच्छा होगा, डायग्राम जहाँ मेंशन करने की ज़रूरत होगी वहाँ कर भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आपने पूरे पेपर के अंदर शॉर्ट के अंदर कहीं एक जगह भी डायग्राम जैसे यहाँ पे बना दी उसे डिफाइन किया तो आपको पूरा पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ अगर एक डायग्राम वाला सवाल आप शॉर्ट के अंदर या सॉरी शॉर्ट के अंदर भी कर लेते हैं, चाहे वो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग, रीजनिंग में तो नहीं होंगे डायग्राम के साथ, लेकिन नॉन रीजनिंग में अगर बना देते हैं तो आपका जो शॉर्ट का जो सेक्शन है वो जो है आपकी नज़र बोर्ड के चक्कर में थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम थोड़े प्रेजरेशंस के भी मार्क्स मिल रहे होते हैं। डिफाइन प्रोटोजोम एंड ड्यूट्रोजोम, ये भी आपका एनिमल डाइवर्सिटी का सवाल है। किंगडम एनिमिलिया यानी राइट नोट ऑन सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन विद एग्जांपल। मैं ये सर्कुलेशन का जो सबसे पहला पैराग्राफ था जो हम बात कर चुके हैं उसके अंदर फिश और सारी चीज़ें बता चुके हैं। वहाँ पे जैसे ऊपर हमने बताया था अभी ओपन एंड क्लोज, तो इससे रिलेटेड है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंसल्टेशन सफेयर कंसल्टेशन, देखो एक और डायग्राम आ गई यहाँ पे, यहाँ अच्छा यहाँ पे भी आप डायग्राम के साथ कर सकते हैं ऐसे, और इसके अंदर भी कर सकते हैं। एक और आपका डायग्राम वाला सवाल आ गया तो मैं कहूँगा आप इससे ज़रूर अटैम्प्ट करें। और अगर आप एग्जाम कंसल्टेशन सब्जेक्ट कंसल्टेशन के बारे में बता दें फिर ग्राफ, तो पेपर के अंदर और इम्प्रूवमेंट आपकी हो जाती है, एक अच्छे मतलब बोर्ड के चक्कर में नज़र में अच्छे हो जाते हैं इस पेपर के अंदर। तो क्योंकि आपने ग्राफ के साथ समझाया होगा, रट्टा नहीं हुआ, वो समझेगा कि हाँ बंदे को पता है कि उसके साथ कंपेयर करने के साथ बताया उसने, डिफाइन भी कर दिया, डायग्राम भी बना दिए। अब यहाँ पे आ जाए Any2 करने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बतानी है, बहुत ही आसान है ये भी आपका, कार्बोहाइड्रेट्स का सवाल, बायोमोलिक्यूल का लिया गया सवाल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन एग्जांपल्स मैंने आपको डायग्राम्स बनाई थी छोटी मोटी और गूगल से आप देख सकते हैं, इसके साथ आप बनाएंगे ये पहला सवाल डायग्राम के साथ करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। भले आप बोलेंगे यार उसमें डायग्राम की तो पूछा भी नीड भी नहीं है, लेकिन करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपने बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स कैसे होता है, आपने सारे बताना है, खाली लिखना नहीं है इसमें। मैंने बोला कितने महीने मिल गया, अगर आप इसे छोड़ भी दें तो इतना मसला नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं होगा आपके पेपर पे, क्योंकि
स्केप किया जा सकता है इस चैप्टर को। व्हाट इज द, क्योंकि आपको दूसरे सवाल आने, ऐसा नहीं है कि आपने इसको स्केप कर दिया तो बाकी आपको नहीं आता हो। ये उस वक्त शर्त है कि आपने पूरा, आपको बुक के अंदर हर सवाल आपको अच्छे से आता हो, आपको मालूम है कोई भी आ जाएगा मैं कर लूँगा, लेकिन किंडम एनुअलिया में छोड़ सकता हूँ। तो वेल एंड डन है भाई, आप फिर इस पर आ सकते हैं आराम से। इन्हें इम्यून सिस्टम क्या होता है आपने बता दिया। आपने इसके अंदर भी डायग्राम बना दी। फर्स्ट लाइन डिफेंस आपका स्किन हो गया, स्टमक हो गई, और रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग होती है, ये फर्स्ट लाइन आती है। इनको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ईजी। अब इसमें डायग्राम लिख ही नहीं लिखना, बना देंगे, आपके टाइम बहुत होगा। पेपर बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके लिए छोटा है, जिसको आता होगा जल्दी जल्दी कर लेगा, लेकिन नहीं आता होगा जाहिर सी बात है फिर उसको मसले होंगे। डिफाइंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी डायग्राम के साथ किया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा भी होगा, तो आप ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी डायग्राम भी बड़ी है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी थी। अच्छा, तो ये था आपका पूरा जूलॉजी का पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर का पेपर। इंतहाई आसान बनाया इन्होंने। इंशाल्लाह इस तरीके से आपका बोर्ड में भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, डायग्राम्स की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही है, जो कि मैंने आपको पूरा जूलॉजी का पेपर सॉल्व करो। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उसके अंदर आपको लॉजिक्स भी बताई गई हैं कैसे सॉल्व करना है, तो उनके लिए आसानी होगी जो पेपर बोर्ड का फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।